हाय गाइस, वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग अगेन। सुबह के लगभग 10 बजे हैं और मैं इस समय तैयारी कर चुका हूँ जाने की बद्रीनाथ धाम। कल ही केदारनाथ धाम से लौटा हूँ तो उसकी वीडियोस मैंने आपको अपलोड कर ली होंगी। एयर रिजॉर्ट में ही मैं रुका था। यहाँ की रूम्स अच्छे हैं और सर्विसेज अच्छी। सबसे बड़ी बात है बिहेवियर बहुत अच्छा है यहाँ का। बाकी मैं रेडी हूँ, मेरा स्कूटर रेडी है और ये एयर रिजॉर्ट है। सर आपका नाम बताएं पहले तो। शुभ नाम मैं तो जानता ही हूँ। मैं आई एम गणेश डिमरी एंड वी हैव ए रिजॉर्ट हियर कॉल्ड एयर रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट हैविंग 22 रूम्स with attached restaurant with multi cuisines available like Indian, Chinese, continentals and all kind of foods are almost ready. We used to keep and having 22 rooms with all modern amenities to fulfill the requirement of the tourists, the pilgrims. Those they are traveling towards the Badrinath and Govind Ghat etc. तो सर कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर कस्टमर लेट हो जाते हैं आने में, क्योंकि आप जानते हैं हिल का एरिया है तो यहाँ पर लेट हो जाता है, डिले हो जाता है, कुछ भी हो जाता है वेदर कंडीशन के कारण या उनकी गाड़ी खराब हो गई, तो आप क्या सर्विसेज लेट सर्विसेज देते हो उन्हें नाइट में? यस, इवन इफ समबडी कम्स एट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि आप आते हैं हिल एरिया में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश रहता है कभी कभी। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा मेरे साथ और आगे चेक करते हैं बाकी की चर्चा बद्रीनाथ धाम के बारे में आज। ओके बाय। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं इस समय गौचर। और गौचर वो जगह है जो रुद्रप्रयाग के बाद पड़ती है। यानी अगर आप हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से डायरेक्ट बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं तो वाया आप देवप्रयाग पहुंचते हैं, फिर श्रीनगर पहुंचते हैं, फिर रुद्रप्रयाग पहुंचते हैं। रुद्रप्रयाग के पास एक बहुत अच्छी जगह पड़ती है इसी के रुद्रप्रयाग के बाद गौचर। इस तरीके से कुछ व्यूज़ अच्छे वो मिलते हैं झरने। यहाँ आप रुक के 15-20 मिनट रुक के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अगर फैमिली के साथ आए हैं, फ्रेंड्स के साथ आए हैं तो कुछ स्नैप्स ले सकते हैं अपनी मेमोरीज़ में, अपनी जर्नी की मेमोरीज़ में कुछ और अच्छे पॉइंट्स जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों गौचर के बाद मैं इस समय पहुंचा हूँ कर्णप्रयाग। और कर्णप्रयाग एक वो जगह है, सेंटर पॉइंट है जो जहाँ से आप नैनीताल वगैरह से आते हैं, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा साइड से आते हैं। तो अगर बद्रीनाथ धाम या केदारनाथ धाम या चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं तो आप वाया कर्णप्रयाग होते हुए जाते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ से आप एक साइड पर अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल के लिए जा सकते हैं। यानी कि अगर आप चारधाम यात्रा के लिए उधर से आ रहे हैं तो इस रूट से आते हैं। और यहाँ एक रूट आगे भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ से बद्रीनाथ धाम के लिए चले जाते हैं इधर से। और अगर आपको केदारनाथ धाम के लिए जाना है तो फिर ये रूट यहाँ से वाया रुद्रप्रयाग तक आप जाएंगे सीधे, जहाँ से मैं आया हूँ। और रुद्रप्रयाग से फिर आप केदारनाथ धाम के लिए जाएंगे। दोस्तों कर्णप्रयाग में एक पॉइंट तो मैंने आपको वहाँ दिखाया था अभी, जहाँ से आप अल्मोड़ा और नैनीताल साइड से आते हैं, कुमाऊं मंडल से आते हैं बेसिकली। और एक पॉइंट ये है, ये सामने अगर आप यहाँ कर्णप्रयाग से रानीखेत वगैरह या कुमाऊं मंडल में जाना चाहते हैं, रानीखेत हो गया, नैनीताल हो गया, कौसानी हो गया, अल्मोड़ा हो गया, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और सेम विसा वर्षा अगर आप चारधाम यात्रा के लिए, केदारनाथ धाम यात्रा के लिए गढ़वाल मंडल में कुमाऊं मंडल से आना चाहते हैं, एक पॉइंट ये भी है जो कर्णप्रयाग आता है। और जो लोग उस साइड से बद्रीनाथ धाम के लिए आते हैं तो ये रोड से आते हैं। और यहाँ तो दोस्तों जब आप बद्रीनाथ धाम यात्रा के लिए आते हैं तो बेसिकली 5 प्रयाग बीच में पड़ते हैं। मैं अभी उन 5 प्रयाग के बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले पड़ता है देवप्रयाग जो ऋषिकेश के बाद पड़ता है। उसके बाद पड़ता है रुद्रप्रयाग जहाँ मैंने आपको पहले चर्चा की होगी। उसके बाद पड़ता है ये कर्णप्रयाग जहाँ पर मैं इस समय हूँ। और कर्णप्रयाग के बाद पड़ता है नंदप्रयाग जो अभी आगे पड़ेगा। और नंदप्रयाग के बाद जोशीमठ के बिल्कुल बाद में पड़ता है लास्ट में विष्णुप्रयाग।
चाय के लिए, चाय तो बनती है ना। अब इतना रूट, इतना लंबा रूट टू व्हीलर से, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेते रहना चाहिए, तो चाय तो बनती है ना। ये सामने रेस्टोरेंट है, मुझे अच्छा सा लगा, तो देखने में भी अच्छा लग रहा है, और मैंने यहाँ पर एक कप चाय के लिए रुका हूँ। और कुछ इस तरीके से ये देखिए, ये सामने इस तरीके से नेचुरल वाटर आता है, जिसे पाइप के थ्रू ऐसे नलके के रूप में लिया जाता है। 24 घंटे चलता है और बिल्कुल साफ़ पानी है। जैसे ये हवा आपको एक एज ए गिफ्ट मिल रही है, उसी तरीके से आपको ये पानी भी एज ए गिफ्ट मिलता है प्रकृति की तरफ से। इस रेस्टोरेंट के पीछे कुछ इस तरह का नज़ारा है, और ये रेस्टोरेंट कर्णप्रयाग के ठीक बाद में है। तो कभी कभी आप चाहते हैं कि आपकी लॉन्ग जर्नी होगी, आप जर्नी के दौरान आप रिफ्रेशमेंट लेना चाहते हैं, तो कुछ इस तरीके के रेस्टोरेंट में रुकिए जहां आपको नेचर भी अच्छे मिल जाए और आपको थोड़ी सी शांति मिले। शहर के अंदर क्या होता है कि रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो शहर जैसा एटमॉस्फेयर होता है, बहुत ज़्यादा हौच पौच और पाँव पाँव पे पे गाड़ी की स्टॉपेजेस। तो आप थोड़ा सा शहर के बाहर आते हैं तो ऐसे रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आप आराम से एक पीसफुल एरिया में बैठकर प्रकृति के साथ थोड़ा सा निहारते हुए और चाय पीजिए, आनंद लीजिए, रिफ्रेशमेंट। तो दोस्तों मैं एक ऐसे व्यू पॉइंट पे आया हूँ जहाँ पर कि हमें वो संगम नज़र आ जाएगा नंदप्रयाग का। आप थोड़ा ये देखिए, ये वाली रोड आ रही है कर्णप्रयाग से, यानी कि हरिद्वार से जो होते हुए आ रही है, और ये सीधे जा रही है बद्रीनाथ धाम। इधर हेमकुंड साहिब भी जाती है, जोशीमठ भी जाती है। ये आगे हम देखेंगे कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट्स हैं, और संगम थोड़ा सा इस साइड पर है। ये व्यू पॉइंट है। इस व्यू पॉइंट पे ये एक नहर ये आ रही है, देख रहे हैं आप, और एक नहर वो जहाँ पर लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था वो वहाँ से एक नदी वो आ रही है वहाँ से, और एक नदी ये आ रही है। ये दोनों उस पॉइंट पर मिलती हैं जिसे संगम बोलते हैं, और इसी के नाम से यहाँ पर इसका नाम है नंदप्रयाग। तो दोस्तों कहानी ऐसी है, अगर आप आ रहे हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून या फिर कुमाऊं मंडल साइड से, नंदप्रयाग साइड से, रुद्रप्रयाग साइड से, और वहाँ से आप जाना चाहते हैं बद्रीनाथ धाम, तो बद्रीनाथ धाम आपका रोड यही वाला है जो मैंने बताया। अगर आप केदारनाथ धाम करते हुए आ रहे हैं, यानी आप 4 धाम करते हुए आ रहे हैं, या वाया केदारनाथ धाम आते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक, आप केदारनाथ धाम से पहले रुद्रप्रयाग आएँ और फिर ये सामने वाला ही रूट ले लें, ये जिस रूट से हम आए हैं अभी, ये वाला रूट ले लें। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि केदारनाथ धाम से आप ऊखीमठ के लिए निकल जाएं। ऊखीमठ आगे ऊपर है, वहाँ वो सामने बादलों में ऊखीमठ है, और वही चौपटा वैली है। चौपटा वैली के बाद वो बादलों के पीछे घिरा हुआ चौपटा वैली है। उस चौपटा वैली से फिर अगर आप बद्रीनाथ धाम के लिए आते हैं, तो आप ये गोपेश्वर से होते हुए ये रोड से नीचे उतरते हैं, और चमोली में वो जगह मैं आपको बता दूंगा, उस जगह पर आपको ये पॉइंट मिलता है, यानी दोनों की दोनों रोड्स मिलती हैं। एक ये हाईवे मिलता है, एक वो सामने वाला हाईवे मिलता है चमोली पर, और वहाँ से फिर सीधे जोशीमठ जाते हैं, जोशीमठ से फिर सीधे बद्रीनाथ धाम। तो चमोली के बाद बद्रीनाथ धाम के लिए सारी रोड कॉमन एक ही है। उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी बहुत अच्छी लग रही होगी। आगे भी मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। अब इनफैक्ट बहुत सारी जानकारियाँ देनी है, लेकिन बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। और दोस्तों एक चीज़ और है, अगर आप कोई वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, नेचर रिव्यू है, उत्तराखंड के बारे में बहुत कुछ जानने को है। वो सारा का सारा मैं आपको अपनी अगली वीडियोज़ में बताता चला जाऊँगा। तो मैं आपको लगभग उत्तराखंड के हर रीजन की गाइडेंस दूंगा अपने वीडियो के माध्यम से। और किसी भी तरह की गाइडेंस, टूर रिलेटेड गाइडेंस अगर आपको चाहिए, फील फ्री होके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको टूर प्लान बनवाने हैं तो आप हमारे इंडिया टूर एंड ट्रिप पर सर्विसेज का मौका दे सकते हैं, जिसमें हम आपको अफोर्डेबल रेट पर आपके बजट के और आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको टूर प्लान बना के देते हैं, सजेस्ट करते हैं, और जो भी आप चूज़ करते हैं फिर उसकी सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कराते हैं कमिटमेंट लेवल के साथ।
ये वो रास्ता है जो केदारनाथ धाम जाने के लिए, केदारनाथ धाम से आप बद्रीनाथ धाम जाते हैं तो ये रास्ता, और ये फिर कॉमन रास्ता है। ये वाला रास्ता जिससे मैं आ रहा हूँ ये रुद्रप्रयाग से आता है, और ये वाला रास्ता चौपटा वैली से होते हुए आता है। और अब से ये रास्ता यहाँ से बद्रीनाथ धाम के लिए कॉमन हो गया है। अब सारी सड़कें यहाँ मिल चुकी हैं और ये रास्ता सीधे जाएगा पिपलकोटी होते हुए जोशीमठ। जोशीमठ में आपका ये झरना वेलकम करता है। ऑसम। तो दोस्तों आप जोशीमठ में प्रवेश कर गए हैं और जोशीमठ में आते ही यहाँ से लगभग होटल शुरू हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये भी होटल है, ये भी होटल है, दो अच्छे होटल हैं ये। होटल नेचर इन, होटल लक्ष्मी, होटल माउंट व्यू, मलेरी इन, होटल ज्योति, सारे अच्छे हैं। ये आपके होटल्स रहते हैं और यहीं पर एक रास्ता, ये जो ब्लू कलर का बोर्ड देख रहे हैं ना, ये वाला, यहीं पर रास्ता ऊपर गया है औली रोपवे के लिए। अगर आप औली जाना चाहते हैं यहाँ से 16 किलोमीटर दूर एक पीछे रास्ता है, और अगर आप रोपवे के थ्रू जाना चाहते हैं तो यहाँ रोपवे का रास्ता है ये, यहाँ से अंदर जाके आपको ऊपर रोपवे मिलता है औली का। और नीचे चलते हैं, नीचे ये दोनों तरफ मार्केट है। यहाँ पर ये जो शॉप्स हैं ये दोनों साइड पर खाने की दुकानें हैं, ये यहाँ पर खाना मिल जाता है। यहाँ से दो साइड पे रोड चली जाती है, एक नीचे की साइड पे वन वे है बद्रीनाथ धाम जाने के लिए, और एक बद्रीनाथ धाम से जब आप ऊपर आते हैं तो ये ऊपर वाला रास्ता है। तो नीचे से हमें जाना है और ऊपर से हमें आना है। होटल्स दोनों तरफ हैं, एक रास्ता ऊपर भी है गाड़ी का औली जाने का। तो दोस्तों इस समय मैं हूँ विष्णुप्रयाग में, जोशीमठ के बाद और बद्रीनाथ जाते हुए बीच में विष्णुप्रयाग पड़ता है। ये पहला प्रयाग है 5 प्रयाग में से। जो 5 प्रयाग पड़ते हैं हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम जाते हुए, जो 5 प्रयाग पड़ते हैं उनमें से पहला प्रयाग है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में आप ये देख सकते हैं 2 गंगा आपस में मिलती हैं। ये दोनों गंगा, उधर से आ रही है धौली गंगा और इधर से आ रही है अलकनंदा गंगा। अलकनंदा नदी जो आ रही है वो आ रही है बद्रीनाथ धाम से, धौली गंगा आ रही है इस साइड से ऊपर पहाड़ों से। ये दोनों मिलकर फिर एक मेन स्ट्रीम बन जाती हैं जिसे हम अलकनंदा नाम देते हैं, यानी अलकनंदा रहती है, लेकिन धौली गंगा का यहाँ समापन हो जाता है। इसके बाद ये पहुँचती है यहाँ से नंदप्रयाग में, और नंदप्रयाग में फिर 2 नदियों का, मुख्य नदियों का संगम होता है, एक नंदाकिनी जी और एक ये अलकनंदा नदी जो जा रही है। जो अलकनंदा नदी और नंदाकिनी जी इन दोनों का संगम होता है वहाँ पर, और एक मुख्य नदी फिर बन जाती है अलकनंदा, यानी नंदाकिनी जी का वहाँ समापन हो जाता है। इसके बाद ये पहुँचती है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में 2 नदियों का संगम होता है। एक नदी है पिंडर नदी जो कुमाऊं मंडल साइड से आ रही है, और एक नदी है यही अलकनंदा नदी जो यहाँ से जा रही है। वो दोनों मिलके फिर अलकनंदा नदी बनाती हैं, यानी वहाँ पर पिंडर नदी का समापन हो जाता है। फिर ये संगम, फिर ये अलकनंदा नदी आगे रुद्रप्रयाग तक जाती है, और रुद्रप्रयाग में फिर 2 नदियों का संगम होता है। एक मुख्य नदी ये अलकनंदा नदी जी, और दूसरी जो केदारनाथ धाम से मंदाकिनी नदी जी आ रही थी, उन दोनों का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। ये 2 मुख्य धाराएं होती हैं, और वहाँ पर मंदाकिनी जी का समापन हो जाता है, और फिर ये अलकनंदा नदी एक बड़ी नदी के रूप में आगे जाती हैं, और सबसे लास्ट में पहुँचती हैं, सबसे लास्ट के प्रयाग देवप्रयाग में, जहाँ देवप्रयाग में 2 मुख्य नदियों का संगम होता है। एक यही अलकनंदा नदी, और दूसरी तरफ से गंगोत्री से जो भागीरथी नदी जी आ रही हैं, वो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का वहाँ संगम होता है। संगम होने के बाद फिर एक मुख्य नदी बनती है जिसे कहा जाता है माँ गंगा। तो माँ गंगा का नाम सबसे सर्वप्रथम देवप्रयाग में मिला है। फिर देवप्रयाग से माँ गंगा गौमुख गंगा सागर तक जाती हैं,
2500 किलोमीटर का लगभग सफ़र तय करते हुए, एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है, 2500 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए गंगा सागर में फिर वो सागर से मिलती हैं। तो माँ गंगा का पहला नाम माँ गंगा देवप्रयाग से मिला है। ये 5 प्रयाग के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा महत्व 5 प्रयाग का ये है, अगर आप पितरों के उपलक्ष्य में बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं यात्रा करने के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए जा रहे हैं, तो आपको इन 5 प्रयाग में एक एक पिंड देवप्रयाग से चढ़ाते हुए जाना होता है अपने पितरों के नाम पर, और यहाँ पर गंगा का छींटा लगाना होता है इन संगम पे। हमारे हिंदू शास्त्र में इन संगमों का बहुत महत्व है, चाहे आप प्रयागराज को लें, चाहे उत्तराखंड में इन 5 प्रयागों को लें। इनका अपने आप में उतना ही महत्व है जितना किसी धाम का महत्व होता है। जैसे बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री जी फिर दोबारा गंगा में मिलती हैं वहाँ पर प्रयागराज में। तो इस तरीके से एक मुख्य नदियों का जो उत्तराखंड से निकल रही हैं, अलग अलग जगहों पर संगम होता है और संगम को हम प्रयाग कहते हैं। तो दोस्तों बारिश हो गई तेज़ और मैं फटाफट से भागता हूँ स्कूटर की तरफ। रेनकोट पहनना पड़ेगा। आपको पता ही है ये वीडियो मैं वापस आते हुए बना रहा हूँ। दोस्तों मैं इस समय हूँ गोविंद घाट के थोड़ा सा आगे और पांडुकेश्वर से थोड़ा सा पीछे। बद्रीनाथ धाम से अगर आपको फूलों की घाटी जाना है या आपको हेमकुंड साहिब जाना है, तो ये उधर से आते हुए ये एक मार्ग पड़ता है, रास्ता पड़ता है हेमकुंड साहिब जाने का और फूलों की घाटी जाने का। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर जोशीमठ के बाद पड़ता है। मैं चमोली से जैसे ही निकला था तो बारिश शुरू हो चुकी थी जैसे मैंने आपको बताया, और ऊपर मौसम देख सकते हैं कितना सुंदर पांडुकेश्वर का। बारिश के बाद ये जितने भी आप ऊपर हिल व्यू देख रहे हैं ना, ऊपर जितनी भी चोटी देख रहे हैं पर्वतों की, ये पूरी की पूरी बर्फ़ से ढकी रहती है जब आप स्नोफॉल के समय या विंटर सीजन में आते हैं। आगे लामबगड़ आएगा, वो एरिया हमेशा रिस्की रहता है, लैंडस्लाइडिंग वहाँ लगातार होती रहती है। तो जल्दी यही है कि किसी तरीके से लामबगड़ पार कर लूँ मैं, बहुत पास में ही है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ बद्रीनाथ धाम के आश्रम में, यानी यहाँ के प्रांगण में बद्रीनाथ धाम के। चमोली से यहाँ तक की बद्रीनाथ धाम तक की वीडियो आपने मेरी कल की देखी होगी जो मैंने जाते समय बनाई है, उसके आपने शूट देखेंगे, वीडियो शूट, क्योंकि बारिश बहुत थी जिसके कारण मैंने वीडियो शूट नहीं की। जहाँ जहाँ बारिश नहीं थी वहाँ तो शूट हो गया था। और यहाँ अब बारिश रुकी है, थोड़ा मंदिर की तरफ चलते हैं। आज दर्शन नहीं कर रहे हैं और दर्शन करेंगे कल मॉर्निंग में सुबह, और उसके बाद करेंगे दर्शन करने के बाद जाएंगे माना गाँव। माना गाँव के बाद भीमपुल, वसुधरा, बहुत सारी चीज़ें कल देखने को। बद्रीनाथ धाम के प्रांगण की जानकारी और माना वगैरह की जानकारी कल मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे। यहाँ कैसे आना है, कहाँ रुकना है, कितना खर्चा आता है, ये सारी चीज़ें कल डिस्कस करेंगे। आज तो जस्ट यहाँ पहुँचे हैं, तो वीडियो के समापन में मैं आपको बस मंदिर के एक बार दर्शन कराना चाह रहा था, तो नाइट के। तो ये आप एक बार मंदिर में नाइट के दर्शन कीजिए दूर से ही, कल करेंगे बिल्कुल पास जाके दर्शन। जय बाबा बद्री विशाल। भीड़ बिल्कुल नहीं है क्योंकि अभी खुला है बद्रीनाथ धाम के चारों धाम के दर्शन, आपको पता ही है अभी शुरू हुए हैं। और उसके बाद कल मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में आपको उठाऊंगा जल्दी से और करेंगे दर्शन। ओके, बाय बाय, टाटा।